गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। दिवाली के बाद हम शुरुआत कर रहे हैं नए हफ्ते की और नए कारोबारी सत्र की। तो पहले देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत भारतीय बाजारों के लिए आज के सेशन में नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो हल्की सी पॉजिटिव स्टार्ट के जो इंडिकेशन है वो आपके लिए दे रहा है। डाउ अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार के सेशन में करीब 300 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ। 3 दिन से लगातार कमजोरी हो रही थी, उसके बाद हमने देखा डाउ में पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखा है। कुछ आंकड़े आए थे जिसमें इनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए, वो कम आते हुए दिखे और उसके साथ साथ जो नई नौकरियां जुड़ी हैं अक्टूबर महीने में वो आंकड़ा बहुत ही कम आता हुआ दिखा। 12,000 के आसपास नंबर आया था और अनुमान 1 लाख के आसपास का था और पिछले महीने से तो ये नंबर बहुत ज़्यादा नीचे आता हुआ दिखा है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से संकेत आपको अच्छे नजर आएंगे। डाउ जैसे मैंने कहा करीब 300 अंकों के आसपास की बढ़त थी। आज जो बाजार खुले हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो शंघाई में हल्की सी पॉजिटिविटी है। हैंगसेंग भी करीब 1.25% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। कॉस्पी में करीब 1.25% के आसपास की गेंस है। जापान के बाजार आज बंद है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 9.5 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे बढ़त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो संकेत ग्लोबल मार्केट से काफ़ी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। केवल एक चिंता की बात है कि क्रूड में 2% के आसपास का उछाल है। दिसंबर महीने में जो प्लान्ड कट था प्रोडक्शन में वो शायद ओपेक ना लेता हुआ दिखे। इस वजह से हमने देखा है कि क्रूड $74 के आसपास बनता हुआ दिखा है। तो आज के सेशन में ये जो पॉजिटिव ग्लोबल संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं, उस बीच आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, पूरा नवंबर का महीना, नवंबर की सीरीज बाजार के लिए कैसी रह सकती है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। शरदमिश्रा.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। Sandeep ji, very good morning, and very good morning to all the viewers, and thanks for having me on the show. उम्मीद करते हैं सर आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों की भी काफ़ी खुशहाली वाली और काफ़ी प्रॉफिटेबल रही होगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल रिकवरी सभी की आई होप दैट अच्छी रही होगी और सभी को अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे मानसिक स्थिति की और कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की शुभकामनाएं मैं देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, बाजार का एक ये वोलेटाइल पीरियड चल रहा है, बट लंबी अवधि में देखेंगे तो सभी को फायदा होगा। और जो स्टॉक्स आज आप होल्ड कर रहे हैं अगली दिवाली तक होपफुली आपको काफी फायदा देंगे। तो सभी को दीपावली की एक बार दोबारा शुभकामनाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे सभी दर्शकों को भी हम फिर से एक बार दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि दीपावली सबके लिए अच्छी रही होगी। लंबा वीकेंड भी पड़ गया, इसमें काफ़ी सारे त्यौहार आते हुए दिखे, तो फैमिली के साथ अपनों के साथ टाइम बिताने का मौका मिला। ये शायद एक काफ़ी रिफ्रेशिंग हो सकता है सभी के लिए, जो कि खास तौर पे लंबे वीकेंड की या फिर दिवाली को मनाने की उम्मीद करके चल रहे थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से संकेत तो अच्छे हैं, लेकिन शुक्रवार के सेशन में जो मोटर ट्रेडिंग का सेशन हुआ था 1 घंटे का, वहाँ पे किस तरह का कारोबार हुआ था, फिर आज की तैयारी की बात करते हैं। पहले देखते हैं कल का बाजार। तो कल के बाजार या तो फिर शुक्रवार को जो लास्ट सेशन हुआ था मोहर ट्रेडिंग का 6 से 7 बजे तक 1 घंटे जो कारोबार हुआ था, उसमें हमने देखा बाजार में काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी थी। हरे निशान के साथ ही बाजार में जो क्लोजिंग है वो शुक्रवार के सेशन में आती हुई दिखी थी। निफ्टी में हमने देखा जो इनफैक्ट नए संवत की शुरुआत हुई है या फिर आप कह सकते हैं नवंबर सीरीज़ की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट के साथ हुई। ऑलमोस्ट सेंचुरी लगाकर निफ्टी बंद हुआ था। 350 अंकों के आसपास के गेंस हमने सेंसेक्स में बनते हुए दिखे और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी लगती हुई दिखी। तो मोहर ट्रेडिंग के दिन बाजार में जो कारोबार हुआ था वो आप कह सकते हैं मोर और लेस अच्छा ही था। हालांकि जो डे हाई बना था उस दिन का 24,368 का, वहां से निफ्टी में करीब 64 अंकों के आसपास की हमने गिरावट भी बनती हुई दिखी। तो डे लो के आसपास बंद हुए, लेकिन 100 पॉइंट के आसपास के गेंस के साथ बंद हुए। सेंसेक्स भी ऊपरी स्तरों से करीब 325 अंकों के आसपास हल्का होकर बंद हुआ, क्योंकि एक समय 80,000 का लेवल भी पार हो गया था, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 80,000 के लेवल के नीचे जाकर होती हुई नजर आई है। तो उस लिहाज से देखा जाए थोड़ी सी मायूसी जरूर है। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 51,825 ये लेवल था जहां तक हम मोहर ट्रेडिंग के दिन चले गए थे, लेकिन क्लोजिंग हुई 51,673 के पास। तो वह हायर लेवल से 150 अंकों से ज़्यादा की जो गिरावट है वो बैंक निफ्टी ने भी हायर लेवल से झेली है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेशन काफ़ी अच्छा था, मजबूती के साथ ही हमने कारोबार बनता हुआ देखा है। सर, FIs की जो रिकॉर्ड बिकवाली हुई है, जिसके आंकड़े हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे भी अक्टूबर महीने में, उसके बावजूद हमने देखा है कि जो शुक्रवार का सेशन था या मोहर ट्रेडिंग का सेशन है वो पॉजिटिव नोट के साथ हुआ, क्योंकि शगुन के तौर पर ही सही, लेकिन ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। और आप देख सकते हैं अक्टूबर महीने में 94,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली FIs ने की है। और ये कुछ ऐसे महीने हैं, ये आंकड़े आपके सामने, जहां पे FIs की बिकवाली
बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। मार्च में आप देखिए, मार्च 2020 में 61,973 करोड़ ये लास्ट नंबर था जो कि सबसे बड़ा था, और उसके बाद अब देखिए 94,000 करोड़ रुपए की बिकवाली है। 50,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हमने जून 2022 में भी देखी। मार्च 2022 में भी 41,000 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। अक्टूबर 2008 में 15,346 करोड़ रुपए का आंकड़ा था। हालांकि इस नंबर से भी ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स हैं जो कि मासिक बिकवाली के एफआईज की ओर से आए, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि 2008 में जब ये लेमन क्राइसिस हुआ था, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, तो उस समय जो एफआईज की बिकवाली थी उससे 6 गुना ज़्यादा बिकवाली आप देखिए इस अक्टूबर के महीने में देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल नहीं देखने को मिली है। तो जो डीआईएस की खरीदारी हो रही है वो उसे एब्जॉर्ब करती हुई नजर आ भी रही है। अब क्या करना चाहिए सर? ये जो रिकॉर्ड बिकवाली का नंबर हमने देखा है अक्टूबर महीने में, बैंक निफ्टी और उसके साथ साथ निफ्टी में क्या रणनीति लेके चलनी चाहिए नवंबर सीरीज की जहां तक बात है? तो संजीव जी देखिए, कई सारी चीजें डिस्कस करने वाली। अब तो 2008 से 2024 में मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी गुना बढ़ गया है, पहला फैक्टर। तो उसके अंदर टर्म्स अगर देखें तो वॉल्यूम टर्म्स में काफी बड़ा एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। नाउ अगर आप देखिए तो देखिए, बाजार आपका खराब नहीं है। मैं इस व्यू को लेकर के चलता हूं। अगर आप बैंक के रिजल्ट्स देखेंगे तो भले आप आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक से शुरुआत कीजिए, 18 अक्टूबर से उसके आसपास रिजल्ट आया था। उसके बाद से बैंक ने बेचा नहीं बैंक निफ्टी को। आप देखिए, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक का रिजल्ट देखिए। अदर देन दैट आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट देखिए। छोटे बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक, यूको यूनियन बैंक का रिजल्ट देखिए। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं बैंक निफ्टी के अंदर, बारिंग एक इंडसइंड बैंक, जहां वो बाजार ने एक समय माना कि सिस्टमिक रिस्क को माइक्रो फाइनेंस में, लेकिन ऐसा नहीं है। और उस दिन की गिरावट देखिए, पूरी जो है सरेंडर होती हुई दिखी। अभी भी मेरा मानना है कि बाजार में गिरावट जरूर है, शॉर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही 24,600 निकलेगा निफ्टी के अंदर, और 52,577 या 52,600 पकड़ लीजिए, जैसे 52,600 निकलेगा बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में 52,600 निकलते आपको ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और निफ्टी में जैसे ही 24,600 निकलेगा, आपको ऊपर की तरफ नया हाई देखने की एक बार कोशिश होगी, क्योंकि निफ्टी आईटी बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। यूएसए गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में जा रहा है, जहां पर इंटरेस्ट रेट्स नीचे होंगे और ग्रोथ एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पे होगी। 5 तारीख को इलेक्शंस हैं, कल जहां तक मेरे पास डेटा है कल इलेक्शंस है। तो देखिए, वो एक ऐसा इवेंट है, जैसे ही वो इवेंट खत्म होगा इसके बाद बाजार को एक डायरेक्शन मिलेगा। आप देखिएगा 420 बेसिस पॉइंट के आसपास यूएस की बॉन्ड यील्ड है 10 साल की। तो वहां यूएस में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है बॉन्ड के अंदर। तो जो पैसा आपके बाजार से निकल रहा है, डेटा दिखाता है चाइना में भी नहीं जा रहा है। तो ये बैक टू यूएस है पैसा, वहां पर बॉन्ड मार्केट में काफी पैसा गया है। और देखिए, बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टर वही पैसा डालेगा जहां उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। तो इसमें इंडिया का कोई दोष नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, बैंक निफ्टी में आप देखिए तो जो मूव मई में शुरू हुआ था, उसमें एक फ्लैग पैटर्न, माफ कीजिएगा, निफ्टी आईटी को अगर आप देखें तो जो मूव मई लास्ट में शुरू हुआ था, उसका एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। उसका ब्रेकआउट अगर आता है ऊपर 3-4% ऊपर, तो आपको बड़ा मूव निफ्टी आईटी में आता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी, विचेवर वे सपोर्ट कर रहा है। अगर आप सेक्टोरली देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स हैं, सीडीएमओ सेगमेंट में, फार्मा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक थोड़ी सी वीकनेस आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर और कहीं ना कहीं आपको ऑटोज के अंदर दिखाई दे रही, बट मुझे लगता है ऑटो की वीक सिक्लिकल है, वो बहुत जल्दी सरेंडर होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल अगर मार्केट को देखिए, रियलिस्टिक के देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर आप देखेंगे सर, तो मुझे लगता है रिजल्ट्स ठीक ठाक है, मिक्स बैग है, लेकिन ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड था। थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, डिमांड थोड़ी सी स्लो डाउन है, लेकिन ये चीजें इंडिया में चलती हैं। हम लोग फिर आने वाले समय में आप देखेंगे अर्बन डिमांड में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। आपको मैरिको के रिजल्ट में, आईटीसी के रिजल्ट में देखने को मिला कि अर्बन डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन है, लेकिन ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, फूड इन्फ्लेशन काफी हाई है। तो देखिए, ये सब चीजें आने वाले समय में धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो जाएंगी बाजार के अंदर। बाजार को एक डर है कि बढ़ते हुए फुल इन्फ्लेशन से हो सकता है इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा जल्दी ना गिराया जाए। ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है बाजार में स्लो डाउन का। अगर आप डेटा को अच्छे से रीड करेंगे तो देखिए, पहले भी मैं ये बात कई बार जिक्र कर चुका हूं कि 33% का लो बनाता पाएगा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड पर, जो बढ़ के 40 हुआ। फिर एक बार बिकवाली देखिए हमें देखने को मिल गई 30 तारीख को, आप देखिए बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली है। करीब दोबारा 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे खुले हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शॉर्ट कॉल कवर हुआ है। हो सकता है ब्रॉडर मार्केट अब बाय और डिप्स का रहता है, लेकिन फिर भी मैं आज के पर्सपेक्टिव में 2 दिन के पर्सपेक्टिव एक शॉर्ट का ट्रेड दूंगा। बैंक निफ्टी का 51,400 का पुट ऑप्शन 28 नवंबर का, करंट भाव है 704 707, गिरे अगर तो 550 के पास खरीदिएगा, 460 का स्टॉप लॉस रखिएगा। हो सकता है आपको 840 तक का पुल बैक मिले। निफ्टी में 24,200 का पुट ऑप्शन, 324 रुपए का भाव है। ये भी देखिए, निफ्टी का एक पुट का दोनों मंथली एक्सपायरी में आपको दे रहा हूं, 324 का भाव है। 274 के आसपास खरीदेगा, 240 का स्टॉप लॉस डालिएगा। मुझे लगता है 360 तक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखिए तो 52,000, 51,900, 51,800 सब जगह पर कॉल राइटर का प्लेसमेंट है इस एक्सपायरी में जो आने वाली है 6 नवंबर को। अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे तो आपको 24,400, 24,300, 24,200 सब जगह पर पुट राइटर का, कॉल राइटर का बेस दिख रहा है। तो जब तक ये बड़ा कॉल राइटर का बेस नहीं करता है, सनराइज का व्यू बना रह सकता है। इसलिए ये ट्रेड आप, अगर नीचे खुले बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर जाए तब तो परफेक्ट ट्रेड है ये। अगर ऊपर खुल के भी जाए तो थोड़ा सा कॉशियसली इस ट्रेड को लिया जा सकता है। चलिए, तो शॉर्ट करने की राय फिलहाल दे रहे हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए अगर देखें तो मार्केट में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज के लिए जिस तरह के संकेत है तो आप एक ज़रूर शॉर्ट साइड का व्यू ले सकते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए आपको जो पुट ऑप्शन सुझाए गए हैं उनके लेवल्स आप ज़रूर ध्यान में रख कर चलिए। आप कुछ इवेंट्स को मेंशन कर रहे थे सर, जैसे कल यूएस में इलेक्शन है, वो एक बड़ा ट्रिगर है जो कि बाजार काफ़ी कीनली वॉच कर रहा है। उस वजह से भी हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी सी जो कॉशियसनेस है या फिर जो सतर्कता है वो ज़रूर देखने को मिल रही है। आपके सामने वो कुछ अहम इवेंट्स लाने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरह से इस हफ्ते में देखिए 4 से 8 नवंबर के बीच में आप देखिए नतीजे तो आने ही हैं कंपनियों के। बड़े बड़े नंबर्स हैं, टाटा ग्रुप की 2 कंपनियों के नतीजे आने हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स इसी हफ्ते आएंगे। और इनफैक्ट आज ही एफकॉन्स इंफ्रा की लिस्टिंग भी होने वाली है, उसको भी समझेंगे किस तरह का वहाँ पे एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कल हैं, जैसे सर कह भी रहे थे। सेजिलिटी इंडिया का आईपीओ खुलने वाला है 5 से 7 नवंबर तक, 6 से 8 नवंबर तक 2 आईपीओ खुलेंगे, इसमें स्विगी तो है ही है, इसके अलावा एक्मे सोलर इसका भी आईपीओ खुलेगा। 7 नवंबर को फेड बैठक का फैसला आएगा जिसके ऊपर इंडियन मार्केट्स 8 तारीख को रिएक्ट करते हुए दिखेंगे सुबह। और 7 से 11 नवंबर तक हम देखेंगे कि नीवा बूपा हेल्थ का जो आईपीओ है वो भी बाजार में खुलता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी सारे अहम इवेंट्स हैं इस हफ्ते में जिसके ऊपर बाजार की नज़र रहने वाली। लेकिन सर, नवंबर महीने की अगर हम बात करें तो वो भी आंकड़े आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं कि नवंबर महीने में यूजुअली बाजार कैसा बिहेव करता है। तो हम तो पूरा इसी चीज़ पे फोकस्ड हैं कि क्या अक्टूबर में जो बड़ी गिरावट हुई है और बड़ी बिकवाली हुई है एफआईएस की, क्या उसके बाद बाजार में अब रिकवरी देखने को मिलेगी। संवत की शुरुआत तो पॉजिटिव नोट के साथ हुई, शुभ मुहूर्त शुभ शुरुआत हुई, लेकिन क्या ये पूरे महीने तक एस्केलेट होता हुआ दिखेगा? क्योंकि सर ये 10 साल के आंकड़े हमने आपके लिए निकाले हैं। देखिए, आप 10 साल में 6 बार ऐसा हुआ है कि नवंबर में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए है। केवल 4 साल ऐसे हैं जब नवंबर के महीने में बाजार में हमने गिरावट देखी है। एक तो 2021 का है जब कोविड के बाद फिर से एफआईएस की बिकवाली हुई थी, उस वजह से नवंबर में बिकवाली थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा पलड़ा आपको तेजड़ियों का यानी कि बुल्स का ही भारी नजर आएगा। 6 बार ऐसा हुआ नवंबर में पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखी है, केवल 4 बार निफ्टी नवंबर के महीने में पिछले 10 साल में गिरता हुआ नजर आएगा। तो नवंबर सीरीज की जहाँ तक बात है, नवंबर महीने को अगर हम लेके चलें तो आपको क्या लगता है सर, क्या दिशा रहने वाली है? क्या हम उम्मीद करके चलें कि जो बड़ी बिकवाली हुई है या बड़ी गिरावट हुई है अक्टूबर में, उसके बाद एक रिकवरी आ सकती है बाजार में? जी, तो देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, सीजनल ट्रेंड तो चले ठीक है, समझ में आता है। वो नवंबर में एक चीज दिखा रहा है, 50% के लगभग प्रोबेबिलिटी कि बाजार ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स को भी कीनली ऑब्जर्व करें, संदीप जी आप तो बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। देखिए साहब, अगर आप देखेंगे, देखिए बैंक देखिए सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा दोनों इंडेक्स। अगर आप टेक्नोलॉजी को देखें, आईटी सेक्टर के अंदर देखिए, यहां पर भी छोटे मंझोले से लेकर के सभी आपको जो है सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी आईटी भी आपको इंडेक्स को, दोनों निफ्टी को आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। रियलिटी देखिए, ओवरऑल रियलिटी देखिए, आप डीएलएफ देखिए, सबके रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दे, ये आपको यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंस के अंदर भी आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखें सिलेक्टेड, या एमसीज को देखें, वहां पर देखिए रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दिए, वहां से भी आपको एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दिया है। देखिए, अडानी पोर्ट का अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया है।
तो ये प्रॉपर आप देखिएगा, इसमें देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन, अडानी पोर्ट है, इनके भी रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। मेटल सिक्लिकल रहता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स के अंदर भी बीईएल बीएचईएल के अंदर देखिए अच्छा आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है सर बिल्कुल बाजार पॉइज्ड है, वेल पॉइज्ड है चलने के लिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी 24,600 का लेवल टूटेगा। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पे भी मे बी 52 से 600 का लेवल टूटेगा, और हमें ऊपर की तरफ दोनों इंडेक्स चलते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो नवंबर सीरीज या नवंबर महीने के लिए बाजार में ज़रूर ऊपर की ओर जो लेवल्स हैं वो आते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन मोटर ट्रेडिंग के दिन सेक्टोरल रुझान कैसा था, इसके ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। आईटी को छोड़ दीजिए, जहां पे शरद सर काफ़ी बार मेंशन कर भी चुके हैं। बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स आप देखिए हरे निशान के साथ बंद होते हुए दिखेंगे, और आईटी में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, केवल मामूली 0.02% के आसपास गिरकर लाल निशान में क्लोजिंग हुई है। बाकी सब इंडेक्स आप देखिए हरे निशान के साथ बंद हुए। सबसे ज़्यादा खरीदारी अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑटो सबसे ऊपर था, क्योंकि ऑटो सेल्स के जो नंबर्स आए हैं उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। जितनी गिरावट की आशंका थी या जितने नर्म रहने की आशंका थी वैसे नंबर्स नहीं आए हैं। इसके अलावा पीएसयू तबका, यहाँ पे रिकवरी थोड़ी सी अब मजबूती पकड़ रही है। तेल गैस, एनर्जी, पीएसयू बैंक, ये सबसे ज़्यादा उछलते हुए नजर आए। और ऑटो शेयर जैसे मैंने मेंशन किया, जिस तरह से अक्टूबर महीने के बिक्री के आंकड़े आए हैं मासिक बिक्री के, उन्होंने ज़रूर ऑटो शेयरों में रफ्तार बढ़ी है, उनमें कॉन्फिडेंस भरा है। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो एमएनएम, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स, बीईएल, टाटा मोटर्स, आप देखिए टाटा मोटर्स, एमएनएम दो ऑटो साइड के गेनर्स हैं जो कि अब निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आधे % से ज़्यादा कोई बहुत बड़ी गिरावट, 1% तो कोई भी नहीं गिरा था शेयर। डॉक्टर रेड्डीज, एचसीएल टेक, ब्रिटानिया टेक महिंद्रा, इनमें ज़रूर हमने थोड़ी सी लाल निशान के साथ क्लोजिंग बनती हुई देखी है। तो सर आपने ऑटो नंबर्स को काफ़ी कीनली वॉच किया ही होगा। एमएनएम टॉप परफॉर्मर था क्योंकि इनके नंबर्स बहुत सॉलिड आते हुए दिखे थे मासिक बिक्री के। बाकी कंपनियों में भी टाटा मोटर्स को छोड़ दे तो मोर और लेस ज़्यादातर कंपनियों ने अच्छे नंबर्स ही रिपोर्ट किए हैं, और जितनी आशंका थी कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बिल्डअप है, लोगों की ओर से डिमांड नहीं है, लेकिन खासतौर पर धनतेरस के, दिवाली के जो सेल्स के नंबर्स आए हैं कंपनियों की ओर से काफ़ी अच्छे नजर आए। और मारुति ने तो इनफैक्ट रिकॉर्ड बिक्री रिपोर्ट करी है सर, जहां तक बात है अक्टूबर महीने की। तो आप कैसे देख रहे हैं सर इन नंबर्स को, और जो ऑटो शेयरों में हमने रफ्तार देखी है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, क्या वो आज भी इस हफ्ते भी जारी रहेगी? तो देखिए, अगर आप श्रीराम फाइनेंस और एलएनटी का मैनेजमेंट रिपोर्ट देखें, आप उनके मैनेजमेंट को सुनेंगे, तो उन्होंने पहले ही बोला था संदीप जी कि साहब देखिए ऐसा है कि उतनी डिमांड स्लो डाउन नहीं है जिस तरह का प्रोजेक्शन है बजाज ऑटो का या अदरवाइज, उतना डिमांड स्लो डाउन नहीं है, उतना फेस्टिव सीजन म्यूटेड नहीं रहेगा। ये उन्होंने साफ बोला था। उन्होंने ये भी बोला था कि देखिए ट्रैक्टर सेल्स में तो कहीं भी स्लगिशनेस नहीं है। तो आप देखिए स्कॉट्स किस तरह से चल रहा है, पहले भी मैंने स्कॉट्स का कॉल दिया है इसी वजह से। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर कहीं ऑटो सेक्टर में रिकवरी आती है, फेस्टिव सीजन अच्छा रहा है, तो देखिए ये एक जगह पे रेड निशान था, वो भी हटता हुआ दिख रहा है बाजार के लिए। तो अब आपको बाजार में क्या चाहिए सर? सारे सेक्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स हैं, सारे सेक्टर में बुलिशनेस है। बिल्कुल आप खरीदारी कीजिए। अगर आप मेरा पसंदीदा पकड़िएगा तो यहाँ पर मैं एक्साइड के पास जाऊंगा, अमरा राजा बैटरी में जाऊंगा। अमरा राजा का आज रिजल्ट है, एक्साइड का देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर भी बुलिशनेस बन सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा बीटन डाउन रहा है उसके अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आयशर की तरफ एक बार जाना चाहूंगा। यहाँ देखिए एक बार बुलिशनेस बनी हुई है, तो आयशर है, स्कॉट है, एक्साइड है, हमारा राजा है। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल आप कॉल लेकर के चलेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये सब आउट परफॉर्म करेंगे। ठीक है। लेकिन सर दो स्टॉक्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा, एक है टाटा मोटर्स, दूसरा है अशोक लेलैंड, क्योंकि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने सवाल लगातार इन्हीं स्टॉक्स को लेकर कर रहे हैं। एक तो सर टाटा मोटर्स में जिस तरह से गिरावट हुई है और नंबर जिस तरह के आए हैं, उसको देखते हुए या फिर जिन लोगों ने स्टॉक को काफ़ी ऊपर के भाव पर भी देखा है, 1180 के आसपास का इसने हाई लगाया था, अब 850 के भी नीचे आ गया है। तो एक हमारे दर्शक हैं पवन वी लॉक्स के नाम से, इन्होंने अपना पेज बनाया है, वो जानना चाहते हैं कि क्या टाटा मोटर्स में इस रेट पर बाइंग कर सकते हैं। और दूसरे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अशोक लेलैंड को लेकर अपना सवाल पूछा है, सतीश तोमर जी, वो कह रहे हैं कि मेरे पास 145 शेयर हैं, उसका एवरेज प्राइस है 227 रुपये का। तो अशोक लेलैंड 227 वाला और टाटा मोटर्स गिरावट के बाद क्या इसको खरीद सकते हैं? तो देखिए, अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से चले, यहाँ देखिए क्या होगा, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। 50 मूविंग एवरेज के पास अशोक लीलैंड खड़ा हुआ है, 200 रुपए का भाव है, 210 रुपए के आसपास का भाव है। और मुझे लगता है अगर इसको सस्टेन कर लेता है तो एक पुल बैक बहुत आराम से आपको 220 225 के आसपास का एक पुल बैक आपको मिलेगा। सबसे बड़ा सप्लाई जोन ही वही है 225 का। अब एक पुल बैक आएगा 225 का, उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाए 3-4 दिन, फिर आप और अपना पोजीशन होल्ड करिए, वही आपका बाय प्राइस है सर। आई थिंक
फिर आप होल्ड कीजिएगा, आपको 240 रुपए तक का व्यू भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। करीब जनवरी तक का समय दीजिएगा। दूसरी चीज बात रही टाटा मोटर्स की, तो देखिए टाटा मोटर्स में ब्रेकडाउन आया 895 900 रुपए के आसपास, और अभी भाव है 843 का। तो देखिए अगर रिकवरी आती है निफ्टी के अंदर, तो बिल्कुल आपको एक पुल बैक दिखाएगा। 895 900 रुपए के आसपास का एक पुल बैक दिखाएगा, बट उसके ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि वो ब्रेकडाउन जोन है। तो उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी इसके अंदर पोजिशंस बनेगी। तो एक तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है बेरिश है एज कम्पेयर टू अशोक लीलैंड। और जैसे ही 900 रुपए के ऊपर चलेगा टाटा मोटर, दोबारा आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। 960 970 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीदिए, लेकिन टाटा मोटर्स में आप ध्यान रखिए, हो सकता है कहीं आपको 810 815 के आसपास भी फिसलता हुआ धीरे धीरे करके दिखाई दे, वहां पर एक बेस्ट बाय बनता है। चलिए 810 815 तक आता है तो टाटा मोटर्स को उन लेवल्स पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सर आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इन एंटिसिपेशन कि यूएस में स्पेंडिंग के ऊपर थोड़ा दबाव आ सकता है, और खास तौर पे जिस तरह से यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, ऑलमोस्ट बढ़कर अब 4.5% के आसपास पहुंच गई है। तो उससे एक तो इनकी स्पेंडिंग और दूसरा रेट कट अगर धीमे पड़ते हैं या फिर इकॉनमी की रफ्तार धीमे पड़ती है, तो जाहिर सी बात है आईटी के ऊपर, क्योंकि हाई ग्रोथ सेक्टर है, इकॉनमी से लिंक्ड है, तो उसका इंपैक्ट इन पर आता हुआ नजर आता है। लेकिन ये जो गिरावट हुई है सर आईटी शेयरों में, क्या आपको लगता है कि ये लंबी चलने वाली है, गिवन द फैक्ट कि अब माना जा रहा है कि फेड की ओर से उतने एग्रेसिव रेट कट्स नहीं होंगे जैसा पहले से एंटिसिपेटेड था? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए यहाँ पर जो जो भी तेजी आई भी थी आईटी के अंदर, अगर आप उसको देखेंगे तो वो काफी अच्छा रिजल्ट ड्रिवन है। और दूसरा ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम वगैरह को भी देखेंगे तो यहाँ पर ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी है। ये बीएफएसआई सेगमेंट देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है लास्ट 3 क्वार्टर में। तो 30% के 30.78 30.7% 30.8% के आसपास रह रही है। और हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज में भी तो रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है लास्ट 4 क्वार्टर में। तो ये देखिए इस तरह के रिजल्ट अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसका इंटरेस्ट रेट से कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप यूएस में ये देखिए कि वो दो ही फैक्टर यूएस में ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ इंटैक्ट है। यूएस एक गोल्डीलैक्स सिनेरियो में है, जहां पर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे नीचे जाएंगे, ग्रोथ इंटैक्ट है। अगर आप देखेंगे बीएफएसआई सेगमेंट देखे और या दूसरे सेक्टर लाइफ साइंसेज देखे, आप एनर्जी देखे, वहां पर ग्रोथ इंटैक्ट है। वही ऑर्डर बुक में आपको इंडिया में दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल गिरावट ये जो है ये बहुत हेल्दी है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम है, कोफोर्ज है, एम्फेसिस है, पहले से मैं इस पर काफी अच्छी राय देता रहा हूँ। ओएफएसएस देखिए रिजल्ट अच्छे नहीं आए, फिर भी मुझे लगता है कहीं ये स्टॉक सेटल कर सकता है। अगर 11,400 के ऊपर सेटल करता है बिल्कुल उसको खरीदना चाहिए। इसके अलावा देखिए टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, यहाँ पर भी एक बार मैं अगर आप चाहें तो एक बार व्यू रख सकते हैं। तो गिरावट पर टेक महिंद्रा को खरीदिए। अगर आपको कहीं ये 1540 के आसपास मिल जाए और आप लंबी अवधि में रहना चाहते हैं तो इसको खरीदिएगा। और एचसीएल टेक में देखिए मुझे लगता है यहाँ पर भी जो गिरावट है 1740 के आसपास कहीं आपको मिल जाए, 1720 1740, बिल्कुल आप इसको खरीदिए। कम से कम 1 क्वार्टर का समय दीजिए। देखिए सिक्वेंशियली भी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं आने वाले क्वार्टर्स में। चलिए ठीक है, आईटी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, तो इनमें चाहें तो डिप्स पर लंबी अवधि के लिए या फिर थोड़ा शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। सर मुहूर्त ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात ये थी कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, 2200 से शेयर ज़्यादा ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए, केवल 436 शेयर ऐसे थे कि गिरकर बंद हुए। तो ऑलमोस्ट 1:5 1:6 का जो एडवांस डिक्लाइन है वो आपको देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स करीब 400 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आप देखिए जो गेंस थे वो 650 अंकों के आसपास के देखने को मिले। मिड कैप गेनर्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको एनसीसी नजर आएगा, आरबीएल बैंक, वोडाफोन आइडिया, पीएनबी, एनबीसीसी, आरती इंडस्ट्रीज ये टॉप मिड कैप गेनर्स थे। और स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, इसमें हमने 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ देखा। पॉली मेडिक्योर में 10% से ज़्यादा के गेंस थे। ओसवाल ग्रीन है, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो ब्रॉडर मार्केट्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा नजर आ रहा था। और उसमें भी आप देखें सर तो पीएसयू शेयरों की मैं खासतौर पर आपसे बात करना चाहूँगा, चाहे आप डिफेंस की बात करें, चाहे आप रेलवे की बात करें, या ओवरऑल बाकी भी सारे स्टॉक्स की बात करें, जिसमें ओएनजीसी जैसे नाम भी शामिल है, जिसको लेकर हमारे एक दर्शक अपना सवाल भी पूछ चुके हैं, संतराज यादव जी। उनके पास 330 रुपये के भाव पर रखे हुए हैं। उनके पास एससीआई भी है जो कह रहे हैं कि वो 273 रुपये के भाव पर उन्होंने लिए हुए हैं। तो ओवरऑल जो पीएसयू स्पेस में सर हम देख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है, क्या केवल ये एक डेड कैट बाउंस है जिस पर हर उछाल पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, या फिर जो भी मौका मिल रहा है लेकर निकल जाना चाहिए जितने भी गेंस हो रहे हैं, या आपको लगता है कि ये रिकवरी सस्टेनेबल है, कंटिन्यू करने वाली है, इसमें फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है? कुछ स्टॉक जो आप सुझाना चाहेंगे?
बिल्कुल। तो देखिए पहले रेलवे सेक्टर को देखते हैं, दो तीन स्टॉक है जिसका टेक्सचर बहुत स्ट्रांग है। देखिए मुझे लगता है पीएल का रिजल्ट काफी अच्छा है। अदर देन दैट आप देखें तो आईआरएफसी में भी आज रिजल्ट है, आई थिंक आज ही रिजल्ट है आईआरएफसी का। जी देखिए मुझे लगता है बहुत अच्छा एक बुलिशनेस बनी हुई है, एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात है रिजल्ट किस तरह के आते हैं। सिक्वेंशियली देखें तो निम्स लगभग फ्लैटिश है पिछले 2 साल में, 1.39%, 1.38% के आसपास। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पे दिखते हैं, नंबर किस तरह के आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बुलिशनेस बना हुआ है। और एफसी पे आप ध्यान रख सकते हैं, बीएमएल पे आप ध्यान रख सकते हैं। बीएमएल अभी तो नहीं, 3600 रुपए से 4300 के बीच में रेंज बाउंड है। 4300 के ऊपर निकलेगा अगर कोई एग्रेसिव बायर है या बना हुआ है जो 3600 के स्टॉप लॉस से बना रहे, 4300 के ऊपर निकल जाएगा तो बड़ा मूव आपको 5200, 5400 की तरफ देखने को मिलेगा। आरबीएनएल मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। ये जैसे ही आपको 492, 510 के ऊपर निकलता दिखाई देगा, बड़ी रैलीज के अंदर बनेगी, 640 रुपए तक ये जा सकता है। तो बीएल है, आरबीएनएल है, बीएमएल है, आईआरएफसी है। और कंटेनर कॉर्पोरेशन के देखिए रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दे। देखिए अगर आप फॉलिंग चैनल्स में बन रहा है करीब जून के बाद से, जून 24 के बाद से, बस कंटेनर कॉर्पोरेशन के रिजल्ट अच्छे हैं। मुझे लगता है जैसे ही कहीं ये अभी 845 का भाव है, थोड़ा थम जाए, अभी बिल्कुल इसमें जंप करके नहीं खरीदें, 880 के ऊपर सस्टेन कर जाए 3-4 दिन, फिर आप इसको खरीदिए। फिर ये एक बार रिकवरी मोड में आएगा, 1000 रुपए का भाव आपको बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये कुछ एक शेयर्स है जहां मुझे लगता है बिल्कुल इस वक्त रेलवे के अंदर बिल्कुल ध्यान लगाना चाहिए। और अगर आप डिफेंस के अंदर देखें तो डिफेंस में भी आप देखिएगा तो हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप डेटा पैटर्न्स को देखें या पारस डिफेंस को देखें, तो पारस डिफेंस देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट है। 840 का सपोर्ट है, ये स्टॉक बिल्कुल भागने के लिए तैयार है। मुझे लगता है ये जैसे ही 1150 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 1060 का भाव है, ये बिल्कुल आपको कहीं 1450, 1500 की टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई देगा। और देखिए भारत डायनामिक्स को देखिएगा, यहां पर भी एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया, 1000 रुपए से 1050 के बीच में। एक जो टेक्निकल पुल बैक आएगा ये उसको 1225 पर लेकर के जाएगा। 1225 का ब्रेकआउट जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसको ध्यान रखें सर, 1225 के ऊपर 3-4 दिन सेटल करे तब एकदम बिल्कुल इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। ये स्टॉक धीरे धीरे आपको करके 1500, 1550 की टेरिटरी में ले जाके छोड़ेगा। चलिए, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं पीएसयू स्पेस में जहाँ पे बेस बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। अब यहाँ पे अप मूव की तैयारी बनती हुई दिखी है। और रेलवे डिफेंस स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे नाम हैं जो कि हमें शरद सर ने बताए हैं, जहाँ पे आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आप चाहें तो जो डिफेंस या रेलवे स्टॉक्स हैं उनकी रिकवरी है उसके ऊपर बेट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज के लिए आपको कैसे फोकस करना है, ये पूरा जो नवंबर का महीना है उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, जिस तरह के ट्रिगर्स हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आज की तैयारी कैसे करनी है उसकी शुरुआत करते हैं। सर, आज आईपीओ मार्केट में भी एक्शन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। अफकॉन्स इंफ्रा की लिस्टिंग होने वाली है। 440 से 463 रुपये इसका प्राइस बैंड था, तो 3 गुना के आसपास ये आईपीओ भरा था। 463 रुपये इसका जो इशू प्राइस है वो तय किया गया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, लिस्टिंग किस तरह की होगी, और लिस्टिंग के बाद जिनके पास है या फिर जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए राय दीजिएगा सर। जी तो देखिए मुझे लगता है लिस्टिंग ठीक ठाक होगी इसका, इसकी। देखिए शाकू जी पालन जी ग्रुप की कंपनी है, बेहतरीन पेरेंटेज है और बड़ा नाम है शाकू जी पालन जी। आप देखिए अगर फाइनेंशियल्स भी देखिएगा तो कंपनी के अच्छे हैं, अच्छा खासा 17,000 करोड़ के आसपास का असेट है, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। थोड़ा सा मुझे केवल एक ही चीज, मैंने डीप डाइव नहीं किया है इसको, पूरा आरजीपी नहीं पढ़ा है, बट मुझे केवल एक चीज समझनी थी कि ये अगर आप देखें वाई वाई बेसिस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नेटवर्थ अच्छी खासी है कंपनी की। तो अगर आप मुझे लगता है प्राइस ग्रुप वाली 4.31 के आसपास है, मुझे लगता है बिल्कुल एक अच्छा जो है यहाँ पर हो सकता है एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिले। लिस्टिंग के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए दर्शकों को कि अगर लिस्ट हो जाए तो अपना प्रॉफिट बांध ले। अगर 3.25 के आसपास देखें, 3.15 के आसपास देखें, अगर डे हाई जहां खुला था, अगर डे हाई पर जाकर के क्लोज हो ले रहा है स्टॉक, तब आप जाकर के अगले दिन के लिए खरीद करके लेके जाएं और इसके बाद लंबे समय के लिए होल्ड करें। अगर ये गिरावट में जाकर के क्लोज हो, 3.25 के आसपास गिरावट में दिखे, तब आप इसको बिल्कुल होल्ड मत कीजिएगा। इन दैट केस आप बिल्कुल अगले दिन और आगे पोजीशन लेकर के मत जाइएगा।
ठीक है, तो लिस्टिंग अगर अच्छी होती है, लिस्टिंग गेंस होते हैं तो आपको ज़रूर लेने चाहिए। और अगले दिन की जहाँ तक बात है तो 3 सवा 3 के आसपास अगर अपने जो हाइज बने थे दिन के उसको पार करता है तो आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं अगले दिन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं तो फिर आप इसमें जो भी पैसा आपको बनता है वो आप लेकर निकल जाइए और फ्रेश खरीदारी के बारे में मत सोचिएगा। ये तो बात हुई एफकॉन से इंफ्रा की, लेकिन इस हफ्ते के ट्रिगर्स की बात करें तो सर जैसे आपने मेंशन भी किया कि यूएस में कल राष्ट्रपति चुनाव हैं और उससे भारतीय बाज़ारों में किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें सर तो आईटी तो है ही है, जिस तरह का भी फैसला आएगा, जो भी चुनावी नतीजे आएंगे उसका आईटी पे तो असर होगा। उसके साथ साथ बैंक्स और एनबीएफसीज पे भी नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग तबके हैं सर। कोई कह रहा है कि अगर कमला हैरिस आती हैं तो फिर फेड के ऊपर उतना ज़्यादा दबाव नहीं होगा, हो सकता है कि एग्रेसिव रेट कट्स होते हुए दिखें। हालांकि ट्रंप अगर उनकी वापसी होती है, वो अगर आते हैं तो फिर हो सकता है कि शायद ब्याज दरें उतनी तेज़ी से ना कटे और भारत में भी आरबीआई के ऊपर प्रेशर हो सकता है कि ब्याज दरें फिर लंबे समय तक स्टिल रहें या तो फिर उतनी कटौती ना हो जैसे कि बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। आपका क्या व्यू है सर, ये जो पूरा चुनावी सिनेरियो बन रहा है और उसका आईटी सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसीज पे किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, नी जर्क रिएक्शन होता है, होगा, मतलब मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं। अगर ट्रंप आते हैं तो एक नी जर्क रिएक्शन बाजार में जरूर होगा। हो हम्म सकता है गिरावट देखने को मिले बाजार हम्म में। हम्म हम्म और बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, वो जब कोई भी गिरावट अगर आती है किसी भी कारण से, तो वो एक बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू बनेगा। स्ट्रॉन्ग हैंड्स वहीं पर बाय करेंगे जहां रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। आप देखिए, बेहतरीन रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। आप कैंफिन होम देखें, पीएनबी हाउसिंग देखें, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स में, प्राइवेट बैंक में बेहतरीन रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सर इनफैक्ट इनफैक्ट जो प्रोसेस फूड है, बीका जी, वो देखेंगे यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखे। इंश्योरेंस कंपनीज में आईसीआईसी फूड लाइफ, एचडीएफसी लाइफ वगैरह के रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। एनर्जी सेक्टर में अच्छे रिजल्ट हमको आते हुए दिखाई दिए। सीजी पावर देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए, सबके रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए। रियल्टी रिजल्ट अच्छे हैं, डीएलएफ आप देखें या इसके बाद ओबरा रियल्टी देखें। तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल और आईटी में देखिए रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो एएमसीज के अंदर एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी देखिए, निकॉन देखिए, यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। ये सारे स्टॉक्स जितने आपको हैं, फार्मा में देखिए सीडीएमओ सेगमेंट में अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे। पीरामल फार्मा है, तो हाइकल का रिजल्ट नहीं आया, अभी आप आने वाले समय में देखेंगे। तो देखिए ये सब जगह पर अगर गिरावट मिलती है संदीप जी, तो जबरदस्त खरीदारी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी आपको निफ्टी निफ्टी में भी ब्रेकआउट मिलेगा 24,600 का, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट मिलेगा। और मुझे लगता है नवंबर नहीं, दिसंबर के एक्सपायरी में आपको नए ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। सर हमारे दर्शक हैं जिनके बैंकिंग शेयरों को लेकर, एनबीएफसीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं समीक्षा जैन जी, बंधन बैंक, उनके पास 150 शेयर हैं, 219 रुपये का भाव है। एलआईसी हाउसिंग 20 शेयर हैं, 723 रुपये का भाव है। येस बैंक को लेकर भी हमारे एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, मार्केट गेम के नाम से उन्होंने अपना आईडी बनाया है, इसको लेकर भी काफ़ी सवाल हमारे पास पहुँच रहे हैं। और इनफैक्ट आइडिया को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक तो ये क्रूड का जो सिनेरियो पूरा बन रहा है उसमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इसको लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। और एक जो बैंकिंग स्पेस है उसमें बंधन बैंक और येस बैंक, इनको लेकर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अगर आप इनको एड्रेस कर दें सर। जी, तो देखिए, अगर आप बंधन बैंक को देखेंगे तो यहाँ माफ कीजिएगा, मैं सुबह सुबह आपको बोल रहा हूँ, वीकनेस है। देखिए वीकनेस है, जब अगर 168 के अंदर यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई देता है बंधन बैंक, तो मुझे लगता है फर्दर वीकनेस स्टॉक के अंदर आ सकती है। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, सुबह सुबह देखिए सिटी यूनियन बैंक में चले जाइए, फेडरल बैंक में चले जाइए। मैं कई बार शुरू में आपको बोल चुका हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा रखिए। कैनरा बैंक देखिए थोड़ा स्लिपेजेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसके बावजूद उसको आप रखिए। पीएनबी देखिए रखिए अपने पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खरीदिए, ये सब में रहिए। देखिए आपको अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। दिवाली तो दिवाली पे होल्ड करेंगे तो भी अच्छा पैसा दिखाई देगा, बनता दिखाई देगा। अगर आप बंधन बैंक में है भी तो 168 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कभी भी आपको फ्राइडे टू फ्राइडे 168 के नीचे खिसक जाए, पोजीशन काटिएगा, परेशान मत होइएगा। थोड़ा पैसा आप देंगे तो दूसरी जगह पैसा आपका बनता भी दिखाई देगा। दूसरी तरफ देखिएगा, यस बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक वीकनेस है यस बैंक के अंदर। यहाँ पर देखिए गिरावट का माहौल है, ये क्या करेगा, मुझे लगता है फर्दर एक वीकनेस यहाँ पर बनी रह सकती है। कहाँ तक भाव जा सकता है? 18 रुपए पे इसका सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ। और बुलिशनेस कब आएगी? बुलिशनेस तब आएगी जब ये 22 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा। बड़ा सप्लाई जोन इसका 22 से 22 रुपए 50 पैसे के आसपास है।
मैं आपको बताना चाहूंगा ये वही जोन है जिसका ब्रेकआउट आपको जनवरी में मिला था। इस जोन को कई बार स्टॉक ने 20 रुपए 22 रुपए को कई बार स्टॉक ने सस्टेन किया है। अगर ये 22 रुपए 50 पैसे के ऊपर चलना शुरू करेगा तभी बुलिशनेस आएगी, स्टॉक आपको 24 रुपए तक जाता दिखाई देगा। लेकिन फिर भी मैं देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यस बैंक और बंधन बैंक से निकल जाएं और आप सिटी यूनियन बैंक में जगह बनाएं, या बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएं, या आप कैनरा बैंक में जाएं, वहां देख करूर वैश्य में अगर आपको करूर वैश्य में भी आप देखिए रिजल्ट अच्छे हैं, मुझे लगता है यूको बैंक देखिए, यूनियन बैंक देखिए रिजल्ट अच्छे हैं। तो इस तरह के बैंकों में आप रहेंगे जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो देखिए बाय और डिप्स का व्यू रखिए। गिरे तो बिल्कुल जिस दिन बाजार एकदम रेड में दिखाई दे उस दिन स्टॉक आप खरीदिए। आने वाले समय में अगर आप एक क्वार्टर होल्ड करेंगे, मान के चलिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे आपको रिटर्न मिलते दिखाई देंगे। सर इस हफ्ते में माना जा रहा है कि शायद चीन की ओर से भी एक और स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो इस एंटिसिपेशन में कि चाइना से एक और स्टिमुलस पैकेज आ सकता है जिस वजह से एफआईज भी भारत छोड़ छोड़ के या बेच बेच के चाइना में पूरा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, क्या हमें इंडिया में जो स्टील की लिस्टेड कंपनीज हैं या फिर जो मेटल स्पेस की कंपनीज हैं उनमें खरीदारी करनी चाहिए? क्या उनमें पैसा बन सकता है? बिल्कुल देखिए, तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बुलिशनेस कई जगह पर है। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर काफी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये बिल्कुल 520 के आसपास बड़ा बेस है, ये बहुत आराम से आपको 600 रुपया तो कम से कम देता हुआ दिखाई देगा। नेशनल मीडियम देखिए बहुत अच्छे ट्रेंड में है, मुझे लगता है अभी इसका ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 180 रुपए के भाव से 230 रुपए पहुंच गया है। तो देखिए मुझे अभी भी लगता है फर्दर जो ऊपर का लेंगे खुलता दिखाई दे रहा है, 260 रुपए तक बिल्कुल ये जाएगा। यहाँ पर एक 220 रुपए के पास आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू को देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक बार अभी भी बेस बुलिश बेस बना हुआ है, एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील बना हुआ है, बेस है 910। मुझे लगता है धीरे धीरे फिर ये आपको कहीं ना कहीं 1060 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर बिल्कुल आप, और बाकी देखिए वेदांता है, वेदांता में देखिए अभी भी बुलिशनेस है। एक बेस है आपका 450 के आसपास, मुझे लगता है स्लोलिंग ग्रेजुअली दोबारा आपको 530 के ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। इस पे इमीडिएट एंट्री मत कीजिए, जब 480 के ऊपर निकल जाए, 467 का भाव है, तब आप वेदांता में एंट्री कीजिए। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आप बुलिश रह सकते हैं। छोटा स्टॉक है जय बालाजी इंडस्ट्री, देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है सर कंपनी, तो मुझे लगता है 1000 रुपए के आसपास का इसका अच्छा बेस है, 1080 का भाव है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे स्टॉक कहीं ये 1160 के ऊपर निकलेगा, ये आपको 1330 1400 रुपए के भाव यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप बिल्कुल नजर बनाकर कर सकते हैं। सर आपने कहा वेदांता 480 के ऊपर जाए तो आप फ्रेश खरीदारी कीजिए। हमारे एक दर्शक हैं आशीष पठादे जी, उनके पास वेदांता रखे हुए हैं 100 शेयर, 499 रुपये का एंट्री प्राइस है उनका, तो उनके लिए क्या राय होगी कि अगर उनको भी बने रहना तो एक स्टॉप लॉस दे दीजिए? बिल्कुल बने रहिए। देखिए आप ये समझिए इसका जो डिमांड जोन है वो 450 रुपए के आसपास है। तो 450 कभी भी आपको फ्राइडे टू फ्राइडे खिसकता दिखाई दे तभी आप अपना पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज आप बने रहिएगा। मुझे लगता है 480 के ऊपर इसमें बुलिशनेस आएगी, या आपको 530 और ऊपर की तरफ से लंबा होल्ड करेंगे तो 580 तक के भाव भी आपको देखने को मिलेंगे। सर यूएस से दो तीन खराब खबरें आई हैं इंडियन मार्केट की जहाँ तक बात है। एक तो यूएस ने कुल 400 ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई है। जिस तरह से रशिया में जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए ये पाबंदियाँ लगाई गई, उसमें 19 इंडियन कंपनीज़ भी हैं। और उन दो कंपनियों में अगर आप देखा जाए तो दो लिस्टेड कंपनीज़ भी हैं जिनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो रशिया की ओर से लड़ाई जारी है, युद्ध जारी है यूक्रेन के खिलाफ, उसमें इन्होंने मदद करी है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं और इस वजह से इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगी। और देखिए दो नाम आपके सामने हैं, लोकेश मशीन्स और गैलेक्सी बेयरिंग्स, जो कि लिस्टेड कंपनीज है जिनके ऊपर यूएस की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनकी ओर से रशिया को जिस तरह से कुछ अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसका मामला है, जिसके ऊपर लोकेश मशीन ने तो इनफैक्ट सफाई दी भी है। काफ़ी सारी कंपनियों ने अपने इसमें सफाई भी दी है कि भारतीय सरकार की जहाँ तक बात है तो उनकी ओर से कोई सैंक्शंस हमारे ऊपर नहीं है, यूएस में हमारा कारोबार नहीं है, तो इस लिहाज से ज़्यादा हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ एक कंपनियां हैं जिनका यूएस में भी कुछ कंपनियों के साथ डीलिंग्स हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया सर इस खबर के ऊपर और ये दोनों कंपनियों के ऊपर जो लिस्टेड स्पेस में है? गैलेक्सी आपने क्या बताया पूरा नाम? गैलेक्सी बेयरिंग्स। ठीक है जी। तो देखिए ये सब चीजें आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी जैसे ही ट्रंप साहब आते हैं संदीप जी। ये देखिए ये सब चीजें जो न्यूज है इस तरह की कि जो ये आपको सरप्राइजेस मिलेंगे ट्रंप साहब के ट्वीट से। जब कभी अगर ट्रंप साहब आ जाते हैं तो बाजार विल ऑलवेज रिमेन ऑन टेंटर हुक्स जब कभी वो आएंगे।
तो देखिए यहाँ पर आप देखिए लोकेश मशीन को भी देखिए, गिरावट आई थी स्टॉक में लेकिन रिकवर हो गया है स्टॉक नीचे की तरफ, 330 का सपोर्ट है। आप दिक्कत क्या है कि इसने अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। तो जब तक उसके ऊपर सस्टेन ना करे बिल्कुल आप वो ना करिए। बाजार वीक है, क्योंकि वीक बाजार में आप देखिए हमेशा खराब न्यूज के ऊपर को आप के ऊपर जब तक रिकवरी आए तो उसमें बुलिश मत होइए। बाजार का टेक्सचर कमजोर है, तो इस स्टॉक को निकलने दीजिए पहले 365 के ऊपर। अभी भाव है 353, 365 के ऊपर सेटल कर जाए तब आप इसको खरीदेगा। इन दैट केस आप समझिए रिकवरी आपको 422 रुपए तक धीरे धीरे पोजीशन ही आती हुई दिखाई देगी। नया इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, जो है वही इसके ऊपर ध्यान दे। जहां तक बात है गैलेक्सी बेयरिंग्स की, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कंसिस्टेंट देखिए आप पहले से ही आई थिंक यहाँ पर जो है एक वीकनेस बनी हुई है। 1400 रुपए के आसपास एक बड़ा सप्लाई जोन है, 1286 का भी भाव है। तो मुझे लगता है यहाँ पर सर देखिए 1243 के आसपास का एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। ये सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो मई 2023 के बाद ये सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, माफ कीजिएगा। ये जोन नहीं टूटना चाहिए, 1235 1240। इसके नीचे फिर से चल जाए अगर आपकी पोजीशन है तो काट दीजिएगा। बड़ा बुलिशनेस आएगा कब, जब ये 1400 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, तब तक ये रेंज बाउंड रह सकता है। सर एक खबर सन फार्मा के लिए भी खराब आई है और अमेरिका की कोर्ट है, न्यू जर्सी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनकी ओर से एक खबर आई जिसमें उन्होंने अपना जो फैसला है इनकी एक दवा जो कि लॉन्च होने वाली है लेक्सेल्वी के नाम से उसकी लॉन्च को जो देरी है वो पहले भी कोर्ट की ओर से कहा गया था। उन्होंने अगस्त में इसके खिलाफ एक अपील दायर की थी लेकिन उस अपील को माना नहीं गया है। जो देरी का फैसला है उसे बरकरार रखा गया है यूएस की कोर्ट की ओर से और कंपनी ने कहा है कि हम इस फैसले से असहमत हैं, इसको हम चुनौती भी देंगे, इसके खिलाफ अपील भी करेंगे। लेकिन ये जो दवा है उसका जो लॉन्च है वो तो प्रभावी रूप से इसके ऊपर रोक लगती हुई नजर आई है। तो जब तक इनके पक्ष में फैसला नहीं आ जाता, जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता पेटेंट इस दवा का, तब तक ये इसको लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो ये इनके लिए एक बड़ा सेटबैक है। सन फार्मा के चार्ट्स क्या कह रहे हैं सर? न्यूज फ्लो तो खराब है इस स्टॉक को लेकर। देखिए 1800 रुपए के पास एक अच्छा सपोर्ट है, वहीं पर पुट राइटर का बेस है। तो देखिए 1800 क्या है, 1800 अगर आप देखेंगे तो सितंबर के बाद का एक बुलिश बेस यही 1800 रुपए के आसपास आता है। पुट राइटर का बेस भी है, इसको नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो आपको एक फर्दर बड़ी गिरावट हो सकता है, आपको 1720 1740 तक आपको एक गिरावट देखने को मिले। कोई है अगर इनकी पोजीशन है तो 1800 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस से ही बने रहे। कोई किसी भी फ्राइडे को ये जोन तोड़ दे अपनी पोजीशन काटिएगा। बड़ा सप्लाई जोन आप देखेंगे तो 1900 रुपए के आसपास बना हुआ, 1900 1920, ये वही कॉन्ट्रैक्टर का जोन है जो हट नहीं रहा है। तो देखिए जब तक 1900 रुपए के ऊपर चलना नहीं शुरू करेगा स्टॉक में फ्रेश स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो जो नए एंट्री करना चाहते हैं थोड़ा इंतजार करें, या तो 1800 के पास सेटल करे तब खरीदे, बेस्ट स्ट्रेटेजी। या 1920 के ऊपर निकल जाए, 2-3 दिन सेटल करे तो आप खरीदें। उसमें ऊपर के टारगेट 2100 रुपए के खुलेंगे, आप मार्च तक होल्ड कीजिएगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है बुलिशनेस है संदीप जी, दो राय नहीं है, लेकिन इमीडिएट खरीद की सलाह नहीं। चलिए इमीडिएट खरीदारी की लाए नहीं है, लेकिन ऊपर की ओर लेवल्स 1920 के पार होंगे तो फिर हो सकता है बड़ी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई दिखे। सर मुझे पता है आपको भी निकलना होगा, बाजार खुलने वाला है, आपको भी तैयारी करनी होगी, लेकिन 2-3 सवाल हैं नतीजों को लेकर। पहले ओवर द वीकेंड कोई ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं आए क्योंकि छुट्टी का माहौल था। जेंटेक एक नंबर्स आए हैं जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं, इनका मुनाफा कई गुना बढ़ता हुआ दिखा है। जो नंबर्स इन्होंने Q2 के रिपोर्ट किए हैं उसमें आई थिंक 363%, जी हाँ, 15 करोड़ वाला मुनाफा बढ़कर 62 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। और इनकी जो आय है, जो रेवेन्यूज़ हैं, उसमें भी हमने देखा है कि साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यूज़ भी आप देखिए 263%, यानी कि करीब करीब 3.25 गुना के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। जेन टेक्नोलॉजी सर, एक तो ये स्टॉक है, इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट है, इनके नंबर्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलते रहेंगे। और उसके साथ साथ नारायण हृदयालय, इनके मुनाफे में हमने ड्रॉप बनता हुआ दिखा है और इसी तरह के नंबर्स टाटा इन्वेस्टमेंट ने भी रिपोर्ट किए हैं। इन तीनों के चार्ट सर, जिस तरह के नंबर्स आए हैं उसके बाद क्या करना चाहिए इन तीनों स्टॉक्स पर? तो देखिए जेन टेक्नोलॉजीज को देखिए बिल्कुल बुलिशनेस है सर। देखिए डिफेंस सेक्टर के अंदर आप देखिए तो डिफेंस एंसिलरी है कंपनी और काफी अच्छी ऑर्डर बुक रहती है कंपनी की। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेंथ है, एक कंसोलिडेशन है स्टॉक का। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने से कंसोलिडेशन है। बेस क्या है? बेस है करीब 1600 रुपए का, 1580 1600 रुपया, 1878 का भाव है। बिल्कुल सर, इसको बिल्कुल खरीदना चाहिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल बड़ा मूव इसमें आने की तैयारी हो रही है। ये स्टॉक कहीं 2200 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश बिल्कुल आपको करता हुआ दिखाई देगा। दूसरा स्टॉक सतीश जी आपने कौन सा बोला था? टाटा इन्वेस्टमेंट है सर, इसके नंबर्स आए हैं। और तीसरा नाम है नारायण हृदयालय का।
जी जी जी। तो देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट को आप देखेंगे तो बिल्कुल 6500 के आसपास का इसका एक बेस बनता हुआ 6450 के आसपास का एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। तुरंत एंट्री नहीं बनती है। बड़ा सप्लाई जोन इसका बना हुआ है 7000 रुपए के आसपास। जब तक 7000 को ना तोड़े इस पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। 7000 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे 2-3 दिन, तब देखिए मुझे लगता है इसके अंदर एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। 8100 रुपए के आसपास का एक बेस आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। नारायण हृदयालय देखिए मैंने नंबर्स नहीं देखे, बट मुझे उम्मीद थी कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे। जिस तरह के हॉस्पिटल चेंज के नंबर आ रहे हैं, भले आप ऑर्थो केयर को देखें, भले आप जो है दूसरे हॉस्पिटल चेंज को देखें। देखिए अभी उसके नंबर आए थे, कई सारे हॉस्पिटल चेंज के नंबर आए थे। देखिए वहां पर नंबर्स अच्छे ही आते हुए, स्टेडियम के नंबर्स नहीं कितने अच्छे आते हुए दिखाई दिए थे। मुझे अभी भी लगता है कि नारायण हृदयालय में एक बेस बना हुआ है करीब 1210 के आसपास। लेकिन इमीडिएट खरीद की सलाह नहीं है। एक अप ट्रेंडिंग, एक 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 अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी भी इसको मिलता है। जैसे ही स्टॉक एक 1250 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 1248 का भाव है, 1250 के ऊपर सस्टेन कर जाए 2-3 दिन, इसके अंदर तब बुलिशनेस आएगी। मुझे लगता है पहला मूव इसके अंदर 1300 रुपए के आसपास आएगा, तो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। 1300 रुपए तक आप इसमें एंट्री अवॉइड कीजिए। 1300 रुपए का सस्टेन करें, तब आप इसमें कम, आप समझिए बड़े टारगेट खुलते हुए दिखाई देंगे 1440 और 1530। ये टारगेट आप इसके अंदर ले सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है। ठीक है सर। सर आज वो जो नतीजे आने वाले हैं उसके ऊपर भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईआरएफसी की बात कर ही रहे थे कि आज नतीजे आने, इसके साथ साथ आईआरसीटीसी के नंबर्स भी आएंगे, तो रेलवे और डिफेंस शेयरों की बात हमने ऑलरेडी करी है। हमारे एक दर्शक भी हैं रजीउल्ला एसके, उन्होंने अपना सवाल भी भेजा है। आईआरएफसी, कोचिन शिपयार्ड, सेल, जियो फाइनेंशियल, इरकॉन, ये सब स्टॉक्स उन्होंने खरीद रखे और कह रहे हैं कि इन सब में लॉस हो रहा है। और ये लिस्ट आपके सामने है जिनके नंबर्स आज आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे, चूंकि 3 दिन तक कोई ज़्यादा बड़े नतीजे नहीं आए, तो काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां हैं। इनफैक्ट 19 ऐसे बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आएंगे। इसमें 2 टाटा ग्रुप की कंपनियां भी हैं, जिसमें टाटा मोटर्स भी शामिल है। लेकिन ये आज की लिस्ट आपके सामने जिनके नंबर्स आएंगे। सर आईआरएफसी आप कह रहे थे, सर आईआरसीटीसी भी इसमें शामिल है, तो नंबर्स को लेकर आपकी राय सर? जी, तो देखिए आईआरएफसी को अगर आप देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर आईआरएफसी के अंदर अच्छे नंबर आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको निफ्ट में हो सकता है कि इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे। फाइनेंस कॉस्ट हो सकता है थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर दिखाई दे। और हो सकता है कि फाइनेंस का अगर फ्लैटिश भी रह जाए, थोड़ा सा भी अगर आप देखिए निफ्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, तो बाजार इसको बिल्कुल अच्छे से लेगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें, विचेवर विचेवर भी कंपनी के लो है। इंटरेस्ट इनकम आप देखिए फर्स्ट क्वार्टर में 16% गिरते हुए दिखाई दी थी सिक्वेंशियली। अगर थोड़ा भी अपटिक यहाँ आता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल स्टॉक एक पोजिशनिंग पहले बना चुका है। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर। डिप में खरीदिए। अगर कहीं आपको रिजल्ट के दौरान 140 के आसपास मिल जाए, 133 का स्टॉप लॉस डालिए, 188 के टारगेट यहाँ आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप आईआरसीटीसी को देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है रिजल्ट ठीक ठाक आ सकते हैं। बेस बना हुआ है स्टॉक का कहीं 800 रुपए के आसपास, काफी बीट एंड डाउन स्टॉक अभी हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा भी रिजल्ट अच्छा आता है तो एक पुल बैक इसमें आपको करीब 900 रुपए के भाव तक, 900 से 953 तक आपको एक पुल बैक इसमें देखने को मिल सकता है। सुंदरम फाइनेंस के आज रिजल्ट आएंगे, इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कहीं अगर आपको सुंदरम फाइनेंस कहीं आपको 504870 का भाव है, 5000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, मुझे लगता है बेहतरीन रिजल्ट। वैसे भी एल&टी फाइनेंस ने, श्रीराम हाउसिंग ने आपको श्रीराम फाइनेंस ने आपको अच्छे रिजल्ट दिए। मुझे लगता है 5000 के ऊपर निकलेगा तो बड़े टारगेट ऊपर को दिखाई देंगे। एक्साइड इंडस्ट्री का देखिए आज रिजल्ट है, जो मेरे पास लिस्ट है, मैं आपके पास भी देख रहा हूं। देखिए 455 का बेस है, 480, इसमें बिल्कुल इमीडिएट मत जाइएगा। जैसे ही ये स्टॉक कहीं आपको 480 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, इसके बाद ही इसके अंदर फर्दर आपको स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी। केसी इंटरनेशनल का रिजल्ट मुझे लगता है बहुत अच्छा आने वाला है। केसी जी, तो यहाँ देखिएगा, केसी के अंदर आप देखिएगा, ये बेस्ट है संदीप जी, यहाँ बिल्कुल मुझे लगता है ध्यान दे लो। जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ऑर्डर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है कंपनी का। यहाँ पर ऑर्डर बुक हो सकता है बढ़ता हुआ दिखाई दे। प्लस आप देखिए ऐसे ही टावर जो इनकी कंपनी है, वहां डेट रिडक्शन भी वहां होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ऑर्डर बुक में इंप्रूवमेंट आता है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्डर बुक इंप्रूवमेंट में बिल्कुल स्टॉक को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बुलिशनेस बनी हुई है। हो सकता है स्टॉक कहीं आपको अगर सस्टेन करता है तो 1130 1200 रुपए तक आपको जाता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा देखिए, मुझे लगता है जेके पेपर के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। एक बेस बना हुआ है 440 के आसपास।
जैसे 480 के ऊपर चलना, अगर 475 के ऊपर चलना शुरू हो, मुझे लगता है 515 540 के भाव यहाँ आपको खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमारा राजा बैटरी भी देखिए बहुत अच्छा बुलिशनेस है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है अभी यहाँ पर संदीप जी। मुझे लगता है इवन बुलिशनेस बनी हुई है, कोई भी डिप मिल जाए 1295 1340 बिल्कुल खरीदिए, 1260 का स्टॉप लॉस डालिए। ये स्टॉक करीब 1530 1540 में जाने की ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए तैयार है। और एक जी। बिगी, आप देखिए बिगी का रिजल्ट भी आज ही है। मुझे लगता है कि लेकिन इमीडिएट पर जब कीजिएगा, 7650 का ब्रेकडाउन आया है इसके अंदर, 7650 के ऊपर सस्टेन कर जाए जी। और एक दो दिन करे, तब आप इसको 8600 9100 रुपए 8600 9100 के टारगेट के लिए आप बिल्कुल इसको खरीद सकते हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे, मैं समय आपका काफ़ी ले चुका हूं पहले ही। आज के लिए या फिर नवंबर सीरीज़ के लिए कोई ऐसे स्टॉक जो कि आप हमारे दर्शकों के लिए पिक करके लाए हैं, क्योंकि बड़ी गिरावट हमने ऑलरेडी अक्टूबर सीरीज़ में देख ली है, अक्टूबर महीने में देख ली है। अब जहां पे पुल बैक, जहां पे रिकवरी की उम्मीद है, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, कुछ ऐसे शेयरों पर जहां पर आपकी नज़र गई हो? जी तो देखिए, बिल्कुल पहले तो सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदिए सर, फ्यूचर में भी चाहे खरीदिए। 825 का भाव है, 814 818 कोई भी आपको डिप मिल जाए गिरावट बिल्कुल खरीदिए। 804 का स्टॉप लॉस डालिए, 840 का टारगेट आपको यहाँ कम से कम आता हुआ दिखाई देगा। टाटा पावर देखिए थोड़ा सा म्यूटेड है रिजल्ट, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है चार्ट्स पे काफी अच्छा है। 445 का भाव है, 432 पर कोई आपको डिप मिल जाए खरीदिए, 420 का स्टॉप लॉस डालिए। 460 के टारगेट यहाँ आपको मिलेंगे। केसी इंटरनेशनल देखिए अभी आपसे डिस्कस किया, रिस्क पे खरीदिए। मुझे लगता है ये जो है आपको अगर 937 के आसपास मिल जाए बेहतरीन। 857 का स्टॉप लॉस डालिए, रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन है। 1137 1210 का टारगेट यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए आईआरएफसी के ऊपर ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है आईआरएफसी बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। रिस्क पे खरीदिए, 140 के आसपास कहीं आपको मिल जाए, स्टॉप लॉस 133 के आसपास डालिएगा। 180 का टारगेट रखिएगा, मुझे लगता है जनवरी तक होल्ड करेंगे तो ये टारगेट भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे स्टॉक है जहां पर बिल्कुल आप व्यू व्यू बना सकते हैं। स्कॉट्स के ऊपर जरूर एक बार ध्यान रखिएगा, देखिए ये स्टॉक आपको दिया, और बाकी ड्यूरिंग द शो मैंने आपको कई सारे सेक्टर्स डिस्कस किए हैं, वो स्टॉक्स बिल्कुल आप तो ध्यान में रखिएगा, जिसमें पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जिसके अंदर देखिए सीडीएमओ सेगमेंट में काम करने वाला फार्मा है। आप देखेंगे तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखिए ऑटो ऑटो में एक अच्छे नंबर्स, ऑटो में देखिए काफी गिरावट है, वहां आपको आता हुआ एक आपको बाय ऑन डिप्स का व्यू मिलेगा। रियलिटी में देखिए रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए, वहां आप देख सकते हैं। होटल चेन में आप देखें शैले है, इंडियन होटल के नंबर्स अच्छे आएंगे, यहाँ पर आप अपना अच्छा व्यू लेकर के चल सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज है जहां बिल्कुल आप एक बार बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं। सर एक आखिरी, मैं समय तो आपका बहुत ले चुका हूं। कोचिन शिपयार्ड पे हमारे दो दर्शक हैं जो कि लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है, लगातार पूछ रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, हम फंसे हुए हैं उन स्टॉक्स में। तो कोचिन शिपयार्ड पे अगर आप एड्रेस कर पाए। तो देखिए कोची शिपयार्ड, देखिए एक पिछले सप्ताह में आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया 1350 के आसपास। लेकिन इमीडिएट अगर आप हैं तो बिल्कुल बने रहे। बुलिशनेस कब आएगी, भाव लिख लीजिए 1640। जैसे ही 1640 के ऊपर दो तीन दिन सस्टेन करेगा, तब इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। नए दर्शक भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, नई एंट्री लेना चाहते हैं, वो भी इसके एंट्री करें 1640 के ऊपर निकलने पर। उस स्थिति में आपको 1990 2100 तक के भाव यहाँ आपको खुलते हुए कोचिन शिपयार्ड में दिखाई दे सकते हैं। मुझे लगता है रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, मुझे उम्मीद बहुत अच्छी है यहाँ से। तो रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। और देखिए बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, आपको अगर अभी है तो 1360 का स्टॉप लॉस बनाए रखिए। ठीक है, 1360 रुपये का स्टॉप लॉस, ये आपने अच्छा बता दिया सर, क्योंकि दो लोग ऐसे हैं जिनके पास रखा हुआ है, उनको लॉस हो रहा है, तो उनके लिए आपने जो स्टॉप लॉस बताया वो बहुत ही कामगार होगा। और 1640 के ऊपर आप चाहें तो इसमें फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं माफ़ी भी चाहूँगा आपका, मैंने समय ज़्यादा ले लिया। कोई डिस्क्लोजर सोजर आप जाने से पहले शेयर करना चाहेंगे? देखिए मैंने लगातार डिस्क्लोजर दिया है, जो भी शेयर्स मैंने डिस्कस किए यहाँ क्लाइंट को रिकमेंडेड हो सकते हैं। ड्यूरिंग द शो जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए मैंने अपने साइड से, वहां पर क्लाइंट की पोजीशंस हो सकती है, वो क्लाइंट को रिकमेंडेड हो सकती है। तो अभी भी हमारे कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, उनको एड्रेस करना मुश्किल है, थोड़े समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विश यू वेरी गुड डे सर। ऑलवेज नाइस इंटरेक्टिंग यू। सभी दर्शकों को इन्वेस्टमेंट्स के बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका आज का दिन अच्छा है। धन्यवाद सर।
तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे और आपके लिए खास कार्यक्रम लेके आते हैं। 1.5 घंटे के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, ग्लोबल खबरों के ऊपर खास तौर पे फोकस करते हैं, मिड कैप्स की उनकी खास पकड़ है उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं, सेक्टर स्टॉक्स एक लेकर आते हैं आपके लिए स्कैन के तौर पर, उसके ऊपर भी बातचीत रहती है। तो जुड़ना मत भूलिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई दुविधा है, चलते बाजार में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 10:30 से 12 बजे तक आपके पास विंडो खुली है, आप मनी 9 के साथ जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग यानी कि संवत 2081 की शुरुआत बेहद दमदार हुई थी। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा महीना भी और आने वाला पूरा साल जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।